ये कहानी सतला गांव की है। इस गांव में रमेश नाम के एक बूढ़े चाचा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, इसीलिए वे खुद मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का खर्च संभालते थे। रमेश चाचा किशोरीलाल सेठ के सरकारी गोदाम में चावल की बोरियां उठाने का काम करते थे। एक सुबह रमेश चाचा अपने रोज के मजदूरी के काम पर निकल गए। जैसे ही वे गोदाम पहुँचे, रोज की तरह उस दिन भी गोदाम चावल की भारी बोरियों से भरा हुआ था और बिना किसी देरी के रमेश चाचा उन्हें उठाने में लग गए। पूरे दिन कड़ी मेहनत में लगे रहने के कारण समय का पता ही नहीं चलता। काम करते करते कब शाम हो जाती है यह उन्हें पता ही नहीं चलता और अंत में रमेश चाचा थके हारे घर लौट आते हैं। थके हारे चाचा हाथ मुंह धोकर आकर खाट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी चाचा की पत्नी बिमला उनके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा, तीखी चटपटी चटनी और मिर्च लाती है। जी देखिए, मैंने आपके पसंदीदा गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। अरे वाह बिमला, आज तुमने गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। और ये क्या, वह लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। फिर क्या था, रमेश चाचा दिन भर की थकान भूलकर फाफड़ा खाने लगते हैं। वाह क्या स्वाद है, जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। बिमला, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है ये। अगली सुबह हो जाती है। रमेश चाचा फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। आज रमेश चाचा को अपनी पगार मिलने वाली थी। हाँ तो रमेश, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। रमेश चाचा पैसे हाथों में लेकर गिनने लगते हैं और उनके हिसाब से ये कम होते हैं। साहब जी ये क्या, ये तो बहुत कम है। यह तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो ज्यादा काम भी किया है। साहब जी कृपा करके पूरी तनख्वाह दीजिए। अरे ओ रमेश, जुबान मत लड़ाओ मुझसे। बड़े साहब के मना करने के बाद भी मैंने तुझे काम पर रखा है और तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कान खोलकर सुन, तुझे इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। अधिकारियों को पता चल गया है तेरे बारे में, इसलिए तू आज से यहाँ काम नहीं कर सकता, समझा? चल निकल अभी। साहब जी आप यह क्या बोल रहे हैं? मुझे थोड़ी कम पगार भी चलेगी, पर ऐसे मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो हम बूढ़े पति पत्नी को संभाल सके। यह मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए साहब जी। अरे अब रोना धोना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना तेरे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे बिरजू, इस बूढ़े को निकाल यहाँ से अभी के अभी। मालिक मुझे काम से मत निकालिए, मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा। कृपा करके काम से मत निकालिए। ए बूढ़े निकल यहाँ से, बोला ना एक बार, चल निकल। वो आदमी रमेश को धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देता है। रमेश चाचा असहाय होकर अब घर की ओर चल पड़ते हैं। जी, आज आप जल्दी घर आ गए और आपका चेहरा इतना मायूस क्यों है? अरे अब क्या बताऊं बिमला तुम्हें, मुझे आज काम से निकाल दिया है। उस रात दुख के कारण रमेश चाचा और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन रमेश चाचा चिंतित हालत में सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी गर्मा गर्म फाफड़े बनाकर लाती है। रमेश चाचा फाफड़े खा रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। बिमला, क्यों ना मैं फाफड़े कारखाने के बाहर बेचूं? बहुत सारे लोग होते हैं वहां काम करने वाले। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर हम सिर्फ फाफड़े नहीं, इसे जलेबी के साथ बेचेंगे। मैंने सुना है कि शहर में जलेबी फाफड़ा बहुत बिकते हैं। हमारा जलेबी और फाफड़ा भी जरूर लोग खरीदेंगे। हाँ तुमने सही कहा, लोग फाफड़े के साथ जलेबी खाना जरूर पसंद करेंगे। जी, पर हमारे पास तो ठेला नहीं है। बेचने के लिए ठेला तो लगेगा ना? बिमला, मुझे जो आधी पगार मिली है उसमें ठेला और जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान आ जाएगा। फिर क्या था, वो दोनों बाजार से एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद लेते हैं और अगले दिन से रमेश चाचा अपनी पत्नी के साथ कारखाने के बाहर एक जलेबी फाफड़े का ठेला लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म फाफड़े की खुशबू फैल गई थी। खुशबू से एक आदमी ठेले पर आता है। अरे वाह चाचा, इस फाफड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज से पहले इस गांव में एक साथ जलेबी फाफड़ा का ठेला नहीं लगाया किसी ने। एक प्लेट जलेबी फाफड़ा तो खिलाओ। रमेश चाचा उस आदमी को गर्मा गर्म एक प्लेट जलेबी फाफड़ा देते हैं। वो आदमी भी मजे से जलेबी फाफड़ा खाने लगता है। वाह चाचा, क्या स्वाद है तुम्हारे इस फाफड़े का, और साथ में ये स्वादिष्ट जलेबी। मजा आ गया। ऐसे ही देखते देखते अब कई सारे लोग ठेले पर आने लगते हैं। मजदूर, किसान और सामान्य लोग भी जलेबी फाफड़ा खाने आते हैं।
देखते देखते उनका सारा सामान बिक जाता है और वो ठेला लेकर घर चले आते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे और चैन से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश चाचा फिर से जलेबी फाफड़ा बेचने लगते हैं और कल की तरह आज भी कई सारे लोग ठेले पर आए थे। उसी कारखाने के बाहर थोड़ी ही दूरी पर प्रेम नाम के आदमी का भी जलेबी का ठेला था। प्रेम बहुत मतलबी था और उसकी जलेबी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी। देख रहे हो प्रेम भाई, कल का आया हुआ यह बूढ़ा कैसे तुम्हारा धंधा बर्बाद कर रहा है। भीड़ देख रहे हो उसके ठेले पर। हाँ भाई, मुझे दिख रहा है सब। जल्द ही मुझे इस बूढ़े का ठिकाना लगाना होगा, वरना मेरा घर उजाड़ देगा ये। तुम बस कल का इंतजार करो और मजे देखो। उस रात प्रेम एक मेडिकल की दुकान पर जाता है। अरे सूरज भाई, तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए। हाँ प्रेम भाई, वो मुझे पता है। तुम्हें क्या चाहिए? वो स्वाद बढ़ाने वाली दवा तो है, पर इस बार दाम जरा ज्यादा देना होगा। क्या है ना कि आजकल पुलिस की चेकिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो उनसे बचकर दवाई लानी पड़ती है। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, खाली गारंटी का बोलो। अरे जगत भाई, 100% गारंटी है। इससे खाने से आदमी आपके ठेले के पास ऐसे खींचा आएगा जैसे कोई भौरा फूल को देखकर आता है। उस रात प्रेम वो केमिकल अपनी चाशनी में मिला देता है और फिर अगले दिन प्रेम अपना ठेला लगाता है। आओ भाई, आओ बहन, जलेबी खाओ। स्वादिष्ट जलेबी मात्र आधे दाम में। आधा दाम सुनकर सभी लोग रमेश चाचा के ठेले से हटकर प्रेम के ठेले के पास जाते हैं और जलेबी खाने लगते हैं। वाह भाई, क्या जलेबी है! वाह, मजा आ गया। उस जलेबी से अच्छा तो तुम्हारे पास की जलेबी है और दाम भी सस्ता है। अब आगे से यहीं आएंगे खाने के लिए। हाँ भाई, सबको मिलेगी स्वादिष्ट जलेबी आधे दाम में। ये लो। प्रेम सभी को जलेबी के साथ अपनी स्पेशल चाशनी भी एक्स्ट्रा देता है। वाह क्या जलेबी है, और चाशनी तो कमाल है। मजा आ गया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। उस दिन रमेश चाचा का एक भी प्लेट फाफड़ा जलेबी नहीं बिक पाता और वो दोनों निराश होकर घर आते हैं। क्या करें भाग्यवान, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई। पता नहीं अचानक सभी लोगों को उस जलेबी वाले के जलेबी इतने पसंद कैसे आने लगे और मात्र 10 रुपए में एक प्लेट जलेबी दे रहा है, मानो जैसे उसने कुछ जादू किया हो। अगले दिन भी उनके ठेले पर कोई नहीं आता। तभी एक गरीब आदमी प्रेम के ठेले पर आता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक प्लेट जलेबी और थोड़ी चाशनी दे दो। अरे इस भिखारी को यहाँ ठेले पर ज्यादा देर खड़ा रखा तो इज्जत चली जाएगी। इसे एक प्लेट जलेबी देकर यहाँ से भगा देता हूँ, वही अच्छा होगा। प्रेम उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी और थोड़ी सी चाशनी दे देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर वही आदमी रमेश चाचा के ठेले पर भी जाता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई, लगता है तुमको सच में मदद की जरूरत है। लो, तुम पेट भरने तक यहाँ जलेबी फाफड़ा खा सकते हो। नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे दीजिए। रमेश उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे देता है और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। रमेश चाचा की आज एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। दूसरी ओर आज प्रेम के ठेले पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसी तरह दिन ढल जाता है और आज भी रमेश बिना कुछ बेचे घर लौट आता है। हे ऊपर वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी एकमात्र उम्मीद थी 2 पैसे कमाने की और वह भी मिट रही है। क्या ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं? हे ऊपर वाले, कृपया मेरी मदद कीजिए। फिर अगले दिन वह अपना ठेला कारखाने के बाहर लगाता है, पर आज भी उनके जलेबी फाफड़ा बिकने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तभी वहां अचानक पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से पुलिस वाले प्रेम के ठेले के पास जाते हैं। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि प्रेम अपनी चाशनी में कुछ केमिकल मिलाकर बेचता था, जिससे लोगों को उसकी जलेबी खाने का नशा हो गया था। साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ मिलावट नहीं की है। इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल के दिन जो तुम्हारे ठेले पर गरीब आदमी तुमसे जलेबी और चाशनी लेकर गया था, वो दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा आदमी ही था। कुछ दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि इस इलाके में लोग ठेले का खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए जांच करने के लिए सभी ठेले वालों से हमने सैंपल जमा किए और इसलिए कल के दिन उसने तुम्हारी जलेबी नहीं खाई। इतना सुनकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो इतने दिन से यह मिलावटी जलेबी खिला रहा था। तभी मैं सोचूं कि मुझे बार बार इसके जलेबी खाने का मन क्यों कर रहा है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। वो किशन पता है, वो उस दिन से अस्पताल में भर्ती है। उसने आखिरी बार यहीं से जलेबी खाई थी। हमने इस इलाके में सभी ठेलों की जांच की है, पर यहाँ सिर्फ एक ही ठेला है जहां हमें
कोई मिलावट नहीं मिली। और वो है रमेश चाचा का जलेबी फाफड़ा का ठेला। हाँ, सही कहा साहब। भाइयों, आज से हम जैसे सभी सिर्फ रमेश चाचा के यहाँ जलेबी फाफड़ा ही खाएंगे। वही असली मेहनत का स्वाद और शुद्धता है। तब से सभी लोग रमेश चाचा के ठेले पर जलेबी फाफड़ा खाने जाते हैं और पुलिस प्रेम को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और रमेश चाचा को विश्वास होता है कि आखिर में मेहनत और ईमानदारी की ही जीत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रामू के वैसे तो 2 बेटे थे, परंतु दोनों ने शादी के बाद रामू को छोड़ दिया था। अब वो अपनी पत्नी कमला के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। रामू, सुनो तो मेरी बात, इतनी सुबह सुबह जंगल मत जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं और कल रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी। इतनी उम्र में तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते भी तुम्हें चक्कर आए थे, याद है ना? कमला, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। अगर मैं जंगल नहीं गया, लकड़ियां नहीं काटी, तो तुम्हारे और मेरे खाने के लिए अनाज कहां से आएगा? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी ताकत भले ही कम हो गई हो, परंतु मुझे अपना घर तो चलाना होगा ना। ये झोपड़ी, ये छोटा सा आंगन, इनका खर्च, तुम्हारे मेरे खाने का खर्च, ये भी तो संभालना है। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ता है। पर रामू, ऐसा कब तक चलेगा? सोचो जरा। मैं हर दिन डरती हूँ कि तुम कहीं कमजोरी से जंगल में जाकर बेहोश ना हो जाओ। मैं सोचती थी कि हमारे बेटे बड़े होके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन दोनों ने शादी के बाद हमें अकेला छोड़ दिया है। अब बस तुम और मैं हूँ, और तुम्हारी ये खराब सेहत मुझे हर पल डराती है। तुम्हारे पास जंगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ कमला, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे बेटों ने हमें छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और दुख सुख में हमारा साथ देंगे। पर शादी के बाद तो मानो वो हमें जानते ही नहीं है। अब तो उनकी खबर भी नहीं मिलती है, और जैसा उनका बर्ताव है, अब मैं उनके लिए बैठकर रो तो नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ियां बेचने नहीं गया तो कल खाने को कुछ नहीं होगा। इस उम्र में भी मुझे काम करना ही होगा, वरना हमारा सहारा कौन बनेगा? कोई तो नहीं है जो हमारी मदद करे। ठीक है रामू, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर जंगल जाने से पहले कुछ खा लो। खाली पेट मत जाओ, वरना रास्ते में कहीं चक्कर आ गया तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। कल की बची सब्जी भी है, उसे गर्म कर देती हूँ। नहीं कमला, वक्त नहीं है। बाजार में देर हुई तो लकड़ियां कौन खरीदेगा? सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है, लोग जल्दी जल्दी सामान लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आकर खा लूंगा। मुझे जरा मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो, और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और धीमे कदमों से जंगल की ओर चल पड़ता है। कमला उसे जाते हुए चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। रामू जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। तभी चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ता है। वो देखता है कि यह एक पुराना घड़ा है। ये घड़ा किसका होगा? भला कोई रास्ते में अपना घड़ा क्यों छोड़ जाएगा? खैर, जो भी हो, इसे मैं घर ले चलता हूँ, किसी काम तो आएगा। रामू घड़े को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला, देख तो जरा, आज मैं जंगल से ये घड़ा उठा लाया। रास्ते में पड़ा था, सोचा घर ले आऊं, किसी काम तो आएगा। अरे रामू, ये घड़ा क्यों उठा लाए? लकड़ियां तो ठीक से बिकी या बस यही उठाकर ले आए? दिन भर की मेहनत का क्या हुआ? लकड़ियां बिकी तो है, परंतु केवल 30 रुपए ही मिले। बाजार में कोई दाम नहीं देता आजकल। रास्ते में ये घड़ा देखा तो सोचा कुछ काम आ जाएगा, पानी भरने में या कुछ सामान रखने में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो तुमने सही किया। अपने घर का मटका भी कई जगहों से टूट गया है, जिस कारण पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये गंदा जरूर है, पर शायद साफ हो जाए। लाओ, इसे मैं साफ कर देती हूँ। एक काम करो, पानी ला दो पास से, थोड़ा धो दूं तो साफ हो जाएगा। हाँ, साफ कर दो। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दिन भर चलते चलते थक गया। अगर ये घड़ा काम का निकला तो कम से कम एक परेशानी तो कम होगी। कुछ तो अच्छा हो जाए इस घर में।
कमला घड़े को पानी से साफ करने लगती है। रामू पास बैठे उसे देख रहा है। तभी अचानक घड़े से हल्का धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक मायावी व्यक्ति बाहर निकलता है। सुनो रामू और कमला, तुम दोनों ने मुझे इस घड़े से बाहर बुलाया है। मैं इस घड़े की रखवाली करता हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वो 10 गुना हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो केवल इस घड़े को धोने के लिए इसमें पानी डाला था। ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। रामू देखो ना, मुझे तो डर लग रहा है। ये कहीं कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ कमला, ठीक कह रही हो तुम। आप अचानक कहाँ से निकल आए? मुझे तो ये घड़ा जंगल में पड़ा हुआ मिला था। हमने तो सोचा कि बस पानी रखने के काम आएगा। जादुई घड़ा, ये तो पहले कभी सुना भी नहीं। सच बोल रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये घड़ा पुराने जमाने का है और इसमें कई मायावी ताकत है। लेकिन एक बात सुन लो, ये तभी काम करेगा जब तुम शुद्ध मन से कुछ डालोगे। अगर लालच किया तो ये खाली रह जाएगा। मैं इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ गया था। शुद्ध मन मतलब क्या? हम तो दिन भर मेहनत करके बस अपने लिए 2 रोटी कमाते हैं। ये जादू वादू हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता है। और आप कौन है जो ये सब बता रहे हो? कहीं कोई चाल तो नहीं? हाँ, कमला की बातों में तो दम है। जादुई घड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हमें क्या फायदा? आज लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे आए, तब जाकर हम कल का खाना खा पाते हैं। अगर ये घड़ा सच में किसी भी चीज को 10 गुना करता है तो कुछ डालकर देखे क्या? पर सच बोलिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है रामू, मैं कोई चालबाज नहीं हूं। ये घड़ा तुम्हारा है क्योंकि इसे तुमने उठाया है। बस इतना याद रखो, इसे इस्तेमाल करते वक्त लालच मत करना। जो चाहिए वो साफ दिल से मांगना, जिससे गरीबों का भला और साथ साथ तुम्हारा भी भला हो सके। चलो, अब मैं जा रहा हूं, इसे तुम आजमा कर देख लो। रामू और कमला को जादुई घड़े की ताकत बताकर घड़े से प्रकट हुआ मायावी फिर से हवा की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, यदि ये सच में कोई जादुई घड़ा है तो ये अचानक गायब होने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। हम तो बस मेहनत करके कमाते खाते हैं। ये जादू वगैरह से तो हम दूर ही रहते हैं। चलो रामू, इसे आजमा कर देखते हैं। कुछ फल डालकर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैं अभी जाकर बागान से एक सेब तोड़कर लाती हूँ। हाँ कमला, क्यों नहीं? दिन भर के थकान के बाद अगर ये सच में काम कर गया तो शायद कल भूखा ना सोना पड़े। एक सेब डालकर देखते हैं। यदि एक का 10 हो गया तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बोलो ठीक है ना? रामू की बात सुनकर कमला भी एक सेब लाकर घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते वो एक सेब का 10 सेब हो जाते हैं। कमला, ये देखो, ये तो सच में जादुई घड़ा है। एक सेब डाला था, एक का 10 हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, उस मायावी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। रामू, इतने फलों का अब हम क्या करेंगे? इस घड़े से तो हम पूरे गांव के लिए खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं। पर अगर किसी को इस घड़े के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा कमला। अब हम इसका इस्तेमाल बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने के लिए कर सकते हैं। कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, सस्ते दामों पर बेच दूंगा तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा पाऊंगा। फिर उन पैसों से तेल चावल ले आऊंगा जिससे घर में कुछ दिन चैन से गुजरे। सच में रामू, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। पिछले हफ्ते तो चावल खत्म हो गए थे, सूखी रोटी खाकर सोए थे। पर मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने पूछा कि इतने फल कहाँ से आए तो क्या कहोगे? लोग बातें बनाएंगे। कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो बोल दूंगा, जंगल के अंदर कुछ पेड़ मिले तो उन्हीं से तोड़कर लाया हूं। कौन जाकर देखने वाला है? और वैसे भी ये फल तो सच के है, पर हमें इस घड़े को थोड़ा संभल कर रखना होगा। किसी को भी ये नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है रामू, जैसा तुम कहो। अगर सच में इन फलों को बेचकर अच्छी कमाई हुई तो तुम्हें भी जंगल जाने से आराम तो मिलेगा। पर अभी के लिए इन्हें ढककर रख दो और चलकर कुछ खा लो। अगली सुबह रामू घड़े से निकले हुए फलों को एक टोकरी में रखता है और उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, मानो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी हो। आज अगर ये फल अच्छे दामों में बिक गए तो कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। कमला भी खुश हो जाएगी और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाजार में पहुंचकर रामू फलों को सजाकर बैठ जाता है। फल इतने ताजे और चमकदार दिख रहे थे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। बाबा, ये सेब कितने के बेच रहे हो? ज्यादा के नहीं है बेटा, बस 2 रुपए का एक सेब है। क्या 2 रुपए का एक सेब? इतने सस्ते क्यों बाबा?
क्या बताऊं बेटा, मैं लोगों से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए जिससे मैं भी खुश रहूं और ग्राहक भी खुश रहे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे 5 सेब दे दो। रामू के सेब इतने सस्ते होने के वजह से कुछ ही देर में उसके सारे सेब बिक जाते हैं। कमला, देखो जरा, आज बाजार में सेब बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं जो 50 सेब ले गया था वो तो हाथों हाथ बिक गए और 100 रुपए की कमाई भी हो गई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सबको सेब खाना बहुत पसंद है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। 100 रुपए, इतने दिनों बाद कुछ अच्छी कमाई हुई है। ये सब जादुई घड़े का कमाल है। वरना तो दिन भर जंगल में मेहनत करने के बाद 50 रुपए भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। तुम जो सेब ले गए थे सब बिक गए, कुछ नहीं बचा क्या? हाँ कमला, सब बिक गए। लोग पूछ रहे थे कि इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो। मैंने तो कह दिया मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, बस इसलिए सस्ते में बेच रहा हूं। सच में कमला, ये घड़ा हमारी किस्मत बदल रहा है। आज अच्छी कमाई हुई इसलिए बाजार से चावल और तेल भी ले आया हूं। रामू हर दिन ऐसे ही करता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। एक शाम रामू और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं। कमला, अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए हैं। फल बेचते बेचते अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं। सोच रहा हूं इन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लूं। सस्ते दामों पर सामान बेचूंगा, चावल दाल तेल, ताकि गांव के लोगों की भी कुछ मदद हो और हमारा घर भी चलता रहे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में अगर दुकान खुल गई तो हमें रोज बाजार भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते दामों पर बेचोगे तो लोग भी खुश होंगे। पिछले हफ्ते पड़ोस की सीमा कह रही थी कि बाजार में सब महंगा हो गया है। ऐसा करो, ये काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। अगर दुकान खुली तो थोड़ा आराम भी मिले। अगर इस जादुई घड़े ने मदद की तो दुकान हमेशा सामान से भरा रहेगा। बस अब एक छोटी सी जमीन ढूंढनी पड़ेगी बाजार में। हाँ, जगह तो मिल जाएगी, पर रामू थोड़ा सावधान रहना, इस घड़े की बात किसी को पता न चल जाए। यदि लोग पूछे कि इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हो तो बोल देना होलसेल में माल मिला तो सबके फायदे के लिए सस्ते में बेच रहा हूँ। हाँ कमला, ये बहुत अच्छा बहाना है लोगों को बताने के लिए। बहुत जल्द ही रामू अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान खोल लेता है। रामू की छोटी सी दुकान गांव के बाजार के कोने में है, जहां हमेशा गांव वालों की भीड़ लगी ही रहती है, क्योंकि वो राशन का सामान काफी सस्ते में दे रहा था। रामू के दुकान से थोड़ी दूरी पर गोपाल की राशन की दुकान भी थी, परंतु जब से रामू ने अपनी राशन की दुकान खोली है, तब से लगभग गोपाल की दुकान खाली ही रहती है, जिस कारण वो रामू से बहुत चिढ़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है? उस रामू के दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे दुकान में नहीं है? पहले तो कभी ये लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट काट कर 4 पैसे कमाता था, और अब देखो पूरे गांव वाले उसी के पास से सामान ले रहे हैं। इसकी वजह से मेरी दुकान तो पूरी तरह से सुनी हो चुकी है। आखिर ये रामू अचानक से कहां से आ गया और इतने सस्ते दामों पर सामान कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में चावल 7 रुपए किलो है और ये 3 रुपए किलो बेच रहा है। तेल 8 रुपए का है, ये 4 में बेच रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वरना एक समय का गरीब लकड़हारा इतना सारा सामान कहां से लाएगा? कुछ समय पहले तो खाने का मोहताज था और अब देखो लोगों को आधे दाम पर अनाज बांट रहा है। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। लगता है रात को इसके घर जाना होगा। चुपके से देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई चाल है तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। मैं इस रामू को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल भी अंधेरे का फायदा उठाकर रामू के घर के बाहर पहुंचकर चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त रामू और कमला अपने दुकान के लिए जादुई घड़े से और सामान निकाल रहे होते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि खिड़की के बाहर से गोपाल उन पर नजर रख रहा है। गोपाल बाहर से जादुई घड़े का जादू देख लेता है। उसके सामने रामू जब घड़े में गेहूं डालता है तो वो घड़े के बाहर कई गुना होकर आता है। ये सब देखकर खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल सोचने लगता है, तो ये है इसका राज। ये जादुई घड़े से राशन निकाल निकाल कर लोगों को इतने सस्ते में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा था कहीं से सस्ता माल लेकर आ रहा होगा, पर यह मामला तो कुछ और ही है। अब बस इन दोनों को सो जाने दो, मैं ये जादुई घड़ा उठा ले जाऊंगा।
कुछ समय बाद जब रामू और कमला सो जाते हैं और गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त गोपाल उनके घर में आता है और वो जादुई घड़ा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रामू का ये जादुई घड़ा मेरे काम आएगा। इससे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, अपने जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ इसमें डाल देता हूँ और जितना मिलेगा उसको फिर से इसमें डाल के और कई गुना कर लूंगा और गांव में सभी दुकानों को खरीद लूंगा। गोपाल लालच में पड़कर अपने पास रखे सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात, सब कुछ उस घड़े में डाल देता है। गोपाल सब कुछ घड़े में डालकर उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर होता कुछ अलग है। देखते ही देखते कुछ देर में सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखकर गोपाल बहुत डर जाता है। ये क्या मजाक है? इसने तो मेरे सारे सामान को ही गायब कर दिया। इस जादुई घड़े ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हरि के यहाँ तो काम कर रहा था, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? ये तो बेकार का घड़ा है। गोपाल जादुई घड़े को पटक कर कोसने लगता है। तभी घड़े से फिर से वही धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मायावी फिर से सामने आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। गोपाल, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी तुझे कुछ नहीं समझ आया। ये घड़ा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चा और मेहनती होता है, और तुमने इसका इस्तेमाल लालच और जलन के लिए किया है। तूने रामू को इतना बढ़ते देख उससे जलन की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण तूने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी है। मैंने रामू और कमला को साफ साफ कहा था कि ये घड़ा सिर्फ तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तक तुम इसका इस्तेमाल बिना लालच के करोगे। तूने अपने लालच के चक्कर में रामू के घर से इसे चुराकर बहुत गलत किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब अपनी बाकी की जिंदगी एक बंदर बनकर रहेगा। मायावी के इतना कहते ही गोपाल एक बंदर में बदल जाता है और वो जादुई घड़ा उसके घर से गायब होकर फिर से रामू के घर पहुंच जाता है।